vector product can be expressed vector product can be expressed in terms of rectangular components in terms of rectangular components as if a vector is equal to ax I cap सर plus प्रॉपर्टी ay सारी कंप्लीट हो गई थी। है बेटा। सर प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट हो गई थी। हाँ, प्रॉपर्टी सारी कंप्लीट हो गई थी और ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी में ही आता है, जो अभी बता रहा हूँ ना, ये भी प्रॉपर्टी में ही आता है। वैसे वो कंप्लीट हो गई और कुछ नहीं है उसमें। ओके ठीक है। सर। मैंने आपको लास्ट में ये बता दिया था ना कि अगर आई कैप क्रॉस जे कैप करते हैं तो वो के कैप के इक्वल आता है। जे कैप क्रॉस के यस कैप सर। करते हैं तो ये आई कैप के इक्वल आता है। और अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो वो जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, याद है कि नहीं? लास्ट टाइम ये करवाया था ना। हाँ। तो इसके बाद आप देखिएगा कि अगर मान लीजिए वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करना हो, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ये बी वेक्टर हो गया। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब यही होता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स। देन इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, फिर हम डिटर्मिनेंट बनाएंगे। जो डिटर्मिनेंट सॉल्व करना बताया था, अगर भूल गए होंगे तो मैं दोबारा आपको रिवाइज करवा दूंगा। डिटर्मिनेंट और फिर यहाँ लिखेंगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर लिखेंगे ए एक्स ए वाई ए जेड और यहाँ पर बी एक्स बी वाई और बी जेड, और ये डिटर्मिनेंट क्लोज। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इस तरीके से भी लिखा जाता है। अच्छा। और और हम क्या कह सकते हैं? बस इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम वेक्टर प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल्स देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। प्रूव दैट द वेक्टर्स प्रूव दैट द वेक्टर्स प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू प्रूव दैट द वेक्टर्स ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप माइनस k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू एंड b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप माइनस 6i कैप प्लस 9j कैप प्लस 3k कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। मुझे ये चीज प्रूव करनी है। अब हम जो है प्रूव तो कर सकते हैं, हम प्रूव तो कर सकते हैं। प्रूव करने के अलग अलग मेथड्स हमारे पास होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि डॉट प्रोडक्ट से भी मैं प्रूव कर सकता हूँ। और पैरेलल प्रूव करने का मतलब ये है कि जो भी दो वेक्टर्स हैं उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कुछ बने ही ना। दो वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल जीरो बनता है तो मैं ये कहूंगा कि जब एंगल ही नहीं बन रहा है बीच में कुछ, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स पैरेलल हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिएगा। अभी अभी क्योंकि मैंने क्रॉस प्रोडक्ट करा है तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाला फंडा इसमें यूज करूंगा। ठीक है। देखिए, हम ऐसा कहेंगे यहाँ पर
as we know that as we know that a vector cross b vector is equal to a b sin theta n cap, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया जाए, मैग्नीट्यूड किस तरह से लिया जाता है, हम ये कहेंगे कि इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो और इधर भी मैग्नीट्यूड ले लो। तो आप ये देखिए कि अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जाए तो आप कैसे करेंगे। टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है तो ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है एन कैप, ये डायरेक्शन रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और इधर क्या आ जाएगा, इस तरफ भी मॉडुलस लग जाएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इधर भी मॉडुलस लग जाएगा, और इधर ए बी साइन थीटा, ये ए तो वैसे भी स्केलर है, ये बी भी स्केलर है, साइन थीटा वैसे भी रेशियो आता है, तो इधर कोई मॉडुलस आपको लगाने की जरूरत है नहीं। तो मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड लेने पर इस साइड का क्या आ जाएगा, बस एन कैप हट जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम ये कहेंगे कि मेरे को ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड की जरूरत है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मॉड का मतलब क्या है कि मुझे उसके मैग्नीट्यूड की जरूरत है केवल। ठीक है, अब वो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसका तरीका होता है, पहले मैं ये वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालूंगा। ये जो इक्वेशन आई है ना, इसको मैं बोल देता हूँ बेटा इक्वेशन नंबर 1। फिर हम ये कहेंगे लेट अस कैलकुलेट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फर्स्ट। पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये कैसे होगा, डिटर्मिनेंट बनाइए, आई कैप जे कैप के कैप। ये देखिए ये क्या होता है ना कि जब भी मुझे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दे रखा होता है वेक्टर, मतलब आई अलग जे अलग के अलग, आई जे के की टर्म्स में दे रखा होता है, तो मैं इस तरीके से ही करता हूँ। दोनों के बीच का अगर एंगल दे रखा होता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मुझे तो दोनों के बीच का एंगल ही 0 डिग्री प्रूव करना है। दोनों के बीच का अगर एंगल 0 डिग्री आ गया तो मैं कहूंगा कि वेक्टर्स हमारे पैरेलल है। समझ गए, नहीं समझे? भाई अगर ये वेक्टर है और ये वेक्टर है तो इनके बीच में एंगल कितना है, बन ही नहीं रहा एंगल। ये और ये दोनों पैरेलल है, एंगल तो तब बनता जब थोड़ा सा इनमें कुछ स्लांट होता, दोनों को ही ज्वाइन कर रहे होते। बेटा समझ में आ रहा है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। यस सर। हाँ, अब आप देखिएगा ये हो गया आई कैप जे कैप के कैप। फिर ए वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखो, क्या है, 2 -3 और -1, के साथ माइनस का साइन है तो -1 हो जाएगा। तो 2 -3 -1। फिर बी वेक्टर हो जाएगा -6 प्लस का 9 प्लस का 3, तो -6 9 और 3, -6 9 और 3। तो ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना हम जानते हैं, देखिए पहला वाला होता है प्लस का, दूसरा वाला माइनस का, तीसरा वाला प्लस का। तो ये हो गया आई कैप, और फिर डिटर्मिनेंट बना देंगे, मतलब ये वाला कॉलम छोड़ दो और ये वाली रो छोड़ दो। तो -3 9 -1 3, -3 9 -1 3। फिर अगला है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। डिटर्मिनेंट बनाइए, ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो। तो 2 -6 और -1 3। ठीक है, फिर प्लस का के कैप, प्लस का के कैप है तो ये वाला कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो छोड़ दो। तो प्लस का के कैप, डिटर्मिनेंट 2 -6 -3 9, 2 -6 -3 9, ये हो गया। फिर क्या करते हैं, पहले और इंडेंट यानी कि डायरेक्शन हमारा लेफ्ट से राइट रहेगा, पहले ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर नीचे से ऊपर उठते हैं, ऊपर से नीचे गिरते हैं, फिर नीचे से ऊपर उठते हैं, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से। तो ये हो जाएगा आई कैप, -3 × 3 कितना हो गया, -9, और -9 × -1 कितना हो जाएगा, -9।
ठीक है, बीच में माइनस का साइन आता है कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -3 × 3 -9, -9 × -1 समझ गए? ठीक। अच्छा, उसके बाद माइनस का जे कैप, 2 × 3 प्लस का 6, माइनस -6 × -1, ये भी प्लस का 6, ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है प्लस का के कैप, 2 × 9 प्लस का 18, माइनस -6 × -3, ये भी प्लस का 18। तो आप ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस का 9 हो जाएगा, +9 -9, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ये ओवरऑल मेरा क्या आ गया, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ठीक है, मतलब ये किसके बराबर आ गया, ये 0 वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो देखो अब वैसे तो आप ये कहोगे कि ये क्या बेवकूफ़ी वाली चीज मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, तो लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर आ गया, तो यहाँ पर क्या है कि 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, अगर मान लो इनकी कुछ वैल्यू होती, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू होती, तो मैं उसका मैग्नीट्यूड की जरूरत है मुझे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की जरूरत है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूंगा? हम ये कहेंगे, एक मिनट, अब ये देखिएगा, 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप आ गया, तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब इसका मॉडुलस, अगर ये कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √0 का स्क्वायर प्लस ये y वाला 0 प्लस k वाला 0। तो ये जब x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर करके √, निकालते हैं, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। ये तो 0 0 0 ही है सब कुछ, तो ओवरऑल क्या आ गया, 0 आ गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। अब यहाँ ए बी को नीचे ले आओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, it implies that theta is equal to 0 degree, that is there is no angle between a vector and b vector, so a vector is parallel to b vector, hence proved। मुझे यही चीज प्रूव करनी थी, ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल हो गया। अब यहाँ जो आप सवाल पूछ रहे हैं, आपका सवाल ये है कि इसमें तो ओवरलैपिंग लाइंस भी हो सकती हैं, हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें उन्होंने ये पूछा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों के दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। तो क्या होता है ना कि अगर वेक्टर पैरेलल होते हैं, मान लीजिए ये है वेक्टर, एक वेक्टर तो ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, तो मैंने आपको बताया था कि वेक्टर को आप पैरेलली कितना भी मूव करो, मान लो मैं ऊपर वाले वेक्टर को कितना भी पैरेलली मूव करके नीचे ले जाऊं, या नीचे वाले वेक्टर को कितना भी पैरेलली मूव करके ऊपर ले जाऊं, या दोनों को ओवरलैप कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वेक्टर को सीधी डायरेक्शन में मैं कितना भी ले जाऊं, इधर भी सीधी डायरेक्शन में मैं कितना भी ले जाऊं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, इतना है कि वेक्टर को अगर मैं इस तरीके से उसकी डायरेक्शन चेंज करूंगा तो फर्क पड़ेगा वेक्टर पर, ऐसे फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया बेटा, बताइए। तो अगर दोनों यस के एंगल 0 डिग्री है तो हम उसको पैरेलल बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बोले कि को इंसिडेंट है तो भी दोनों के बीच में 0 डिग्री करिए, वो बोले कि दोनों ओवरलैपिंग है तो भी आप दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल प्रूव कर दीजिए। ठीक है, चलें जी आगे, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides whose calculate the area of the parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vectors are formed by the whose two adjacent sides are formed by the vectors a vector is equal to 3i cap plus 4j cap, a vector is equal to 3i cap plus 4j cap, and b vector is equal to and b vector is equal to minus 3i cap plus 7j cap, minus 3i cap plus 7j cap whose two adjacent sides की बात हो रही है। हम ये जानते हैं कि जब भी हम कोई भी दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं उनके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या मिलता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर उन्होंने पहले ही बोला कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are formed by the vectors। टू एडजेसेंट साइड्स मतलब बराबर बराबर वाली जो दो साइड्स हैं वो इन दो वेक्टर्स की हेल्प से बन रही हैं। ठीक है, कैसे, देखो, एक तो ये साइड हो गई, इसको तो बोल दिया ए वेक्टर, और एक ये साइड हो गई, इसको बोल दिया बी वेक्टर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो बी वेक्टर है इससे तो ए वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दूंगा ऐसे, और इससे एक बी वेक्टर के पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो शेडेड एरिया, जो मैं बीच में एरिया शेड कर रहा हूँ, ये क्या होता है, ये होता है बेटा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड होता है ये, वही पूछ रहे हैं वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो हम निकालते हैं अभी। ये निकालने के लिए पहले मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप क्रॉस बी वेक्टर माइनस 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 0k कैप, 3i प्लस 4j माइनस 3i प्लस 7j। ठीक है, ये दे रखा है। अब जब वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जब निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप 3 4 0, 3 4 0, -3 7 0, -3 7 और 0, ये हो गया। अब ये जो आई कैप है ये होता है प्लस साइन, ये होता है माइनस साइन, ये होता है प्लस साइन। ठीक है, इसको एक्सपेंड करिए, ये क्या हो जाएगा, प्लस का आई कैप और डिटर्मिनेंट, इसके कॉलम को छोड़ो इसके रो को छोड़ो, 4 7 0 0, 4 7 0 0 माइनस जे कैप, फिर इसके कॉलम को छोड़ो इसके रो को छोड़ो, 3 - 3 0 0, 3 - 3 0 0, उसके बाद प्लस के कैप, इसके कॉलम को छोड़ो रो को छोड़ो, 3 - 3 4 7, 3 - 3 4 7। अब देखिए आई कैप मल्टीप्लाइड बाई
क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 4 इंटू 0 0 माइनस 7 इंटू 0 0, तो ये तो 0 - 0 हो गया। फिर है माइनस का जे कैप, माइनस का जे कैप, इसमें देखिए 3 इंटू 0 0 माइनस 3 इंटू 0, ये भी 0, तो 0 - 0। फिर प्लस का के कैप, 3 इंटू 7 21 माइनस माइनस 4 इंटू -3 -12, ये हो गया। तो बेटा ये बन गया 0 i कैप माइनस 0 j कैप, और 21 माइनस माइनस +12, 21 + 12 कितना हो जाएगा, 33। तो प्लस का 33 k कैप। देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस ये वाला भी 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस ये 33 है, 33 का स्क्वायर 0 प्लस 0 तो वैसे ही 0 हो गए, 33 के स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 33। 33 लिखें स्क्वायर यूनिट्स। और याद रखिएगा कि जब भी कभी मैं वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो फिर मैं स्क्वायर रूट लेते टाइम +- 3 नहीं लिखूंगा। क्यों, क्योंकि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया हमेशा पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए 33 स्क्वायर यूनिट्स। ये सभी को क्लियर है बेटा, बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ गया। अंश, अंशित, यस सर। दिवस, लक्ष्य, पार्थ, यश, यस बताइए। सर। आदन क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, ओके। चलिए आगे चलता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगेन वही वाली चीज दे रखी है यहाँ पर भी। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, डिनोट द if a vector and b vector denote the sides of a parallelogram and its area is AB by 2 and its area is AB upon 2, comma, find the angle between A vector and B vector. Find the angle between A vector and B vector। मुझे A vector और B vector के बीच का एंगल बताना है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए इन्होंने क्या बोला, इफ A vector and B vector denote the sides of a parallelogram। ठीक है, देखिएगा, ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर। ये इस पैरेललोग्राम का एरिया जो निकलेगा वो क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इन्होंने बोला इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर डिनोट द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड इट्स एरिया इज ए बी अपॉन 2, मतलब ये जो बीच का एरिया है ये ए बी अपॉन 2 गिवन है, ये दे रखा है कि ये ए बी अपॉन 2 के इक्वल है। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू ए बी अपॉन टू, ठीक है ना। और हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी अपॉन टू दे रखा है, और हम ये जानते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, उसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या करें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की जगह आप क्या लिख दो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी बाई टू। ये हो गया, ठीक है। इसके बाद देखो, हमें ये मालूम है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये था कि आप ऐसे डिटर्मिनेंट से निकाल लो, और एक तरीका क्या है, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ तो इस वजह से मैं वेक्टर यानी कि एन कैप नहीं लिखूंगा, है ना, सिर्फ ए बी साइन थीटा लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू ए बी बाई टू दे रखा है, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टू। साइन के टेबल में वन बाई टू कहाँ आता है, 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। यही वो पूछ रहे थे कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल आ गया 30 डिग्री। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें ध्यान रखिएगा बेटा, जो जैसे हमारा ये होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट, कई बार ना बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो आता है साइन थीटा, और जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा ही रहेगा। गलती से भी कहीं आपने यहाँ पर अगर कॉस थीटा कर दिया तो आप एंगल आपका 60 डिग्री आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा, डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमिन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर determine a unit vector perpendicular to both a vector, determine a unit vector perpendicular to both a vector is equal to 2i plus j plus k, 2i cap plus j cap plus k cap, and b vector is equal to I cap minus j cap plus 2k cap, I cap minus j cap plus 2k cap। डिटरमिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो हमें फिर वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, वेक्टर प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर अभी तक शायद आप लोगों को ये ना समझ में आया हो कि पूछा क्या जा रहा है। मैं बताता हूँ, हमें दो वेक्टर दे रखे हैं, ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या बनता है, पैरेललोग्राम का एरिया, ये तो बन जाता है मैग्नीट्यूड। और फिर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वो वेक्टर प्रोडक्ट होता है, मतलब इसका जो रिजल्ट आता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वेक्टर की कोई डायरेक्शन तो होगी, वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, ये जो प्लेन बना ना, ये जो एरिया बना, इस एरिया के परपेंडिकुलर, और इसको ही तो हम एन कैप बोलते हैं, इसी को तो हम एन कैप बोलते हैं। एन कैप का मतलब क्या है, यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मतलब क्या है कि आप ये देखिएगा
हम ये बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और इन दोनों की हेल्प से जो इसका मैग्नीट्यूड है, क्रॉस प्रोडक्ट, वो ये एरिया निकल के आ रहा है। तो जो एन कैप है वो तो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, यानी कि वो ए वेक्टर के और बी वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, वो यही तो पूछ रहे हैं, डिटरमिन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इसका मतलब वो आपसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की हेल्प से ही उसका यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोलते हैं, एन कैप पूछ रहे हैं। ये समझ में आ गया? जब भी कभी आपसे ये बोला जाएगा बेटा ये जो ऑर्थोगोनल वेक्टर आप पूछ रहे हो ना, ऑर्थोगोनल वेक्टर एंड एन कैप ये सेम नहीं होता। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब ये होता है कि वो वेक्टर्स जो आपस में 90 डिग्री के एंगल पर हैं, लेकिन अगर मान लीजिए इस एन कैप को बोला जाए कि ये एन कैप क्या है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि हाँ ये परपेंडिकुलर वेक्टर है, किस पर, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर। ऑर्थोगोनल वेक्टर परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, ऑल्टीट्यूड, हाइट, ये सारी चीजें जो हैं ये 90 डिग्री वाली स्ट्रेट लाइन के लिए ही यूज होती है। तो अगर आपसे ये बोला जाए कि यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर, तो भी वही बात, यूनिट नॉर्मल वेक्टर तो भी वही बात, यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर तो भी वही बात। समझ गए? क्लियर है? यस सर। अब आप ये देखिएगा, ये आपसे एन कैप पूछ रहे हैं कि एन कैप बताइए एन कैप क्या है, तो हम ये कहेंगे देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये होता है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है सबसे पहले, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हमारे पास ए है बी है। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालने का तरीका वही डिटर्मिनेंट वाला मेथड। तो पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप के कैप, 2 1 1, 2 1 1। बी वेक्टर क्या है, 1 - 1 प्लस का 2, 1 - 1 प्लस का 2। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये प्लस होता है। तो ये प्लस का आई कैप, डिटर्मिनेंट बनाइए, इसका कॉलम छोड़ो इसका रो छोड़ो, तो 1 - 1 1 2, 1 - 1 1 2, माइनस का जे कैप, डिटर्मिनेंट बनाइए, इसका कॉलम छोड़ो और रो छोड़ो, 2 1 1 2, प्लस का के कैप, कॉलम छोड़ो रो छोड़ो, 2 1 1 - 1, 2 1 1 - 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो आई कैप 1 × 2 कितना हो गया, 2, माइनस 1 × -1 - 1, तो 2 - माइनस जे कैप, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 2 2 ज़ा 4 माइनस 1 × 1, तो 4 - 1 प्लस के कैप, और यहाँ पर 2 × -1 - 2, और माइनस 1 × 1 1, तो आई कैप, और ये 2 - 1 यानी कि 2 + 1, तो ये क्या हो गया, सीधा लिख रहा हूँ 3 आई कैप, 4 - 1 कितना हो गया 3, विद माइनस साइन, -3 जे कैप, -2 - 1 अगेन -3, तो -3 के कैप। ये तो हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर ये जो ए है, इक्वेशन नंबर 1 में मुझे ए की भी तो जरूरत है, तो ये जो ए है, ये ए क्या है, ये देखते हैं। ए बी साइन थीटा, ये है ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ के लिए मुझे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ए बी साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी या नहीं।
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है। ठीक है, चलिए जी एक काम और करना है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर ए है तो मैं ए निकालूंगा। ए क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अगर केवल ए लिखा हुआ है ना तो समझ लीजिए मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, उसके ऊपर अगर एरो का साइन नहीं है मतलब वेक्टर नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6। तो ए की वैल्यू हो गई √6। सिमिलरली अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो √i का कॉम्पोनेंट क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, इधर जे का कॉम्पोनेंट है -1 तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6, तो ये भी √6 हो गया। ए हो गया, बी हो गया। अब साइन थीटा, मुझे एंगल तो पता नहीं, तो साइन थीटा कैसे निकालें। हम यहाँ क्या करेंगे कि हम ये जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 3 -3 3i कैप -3j कैप -3k कैप मैं कर चुका हूँ, तो इसका मैग्नीट्यूड और निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 9 प्लस 9 प्लस 9, ये हो गया 27। 27 को हम क्या बोल सकते हैं, 9 × 3, √9 × 3, 9 को बाहर निकाल लो तो 3√3 हो गया। ठीक है, अब ये सब कुछ क्यों करा गया है ये बताता हूँ। हम ये कहेंगे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, एन कैप हट जाएगा क्योंकि मैग्नीट्यूड ले लिया मैंने, इस तरफ मैग्नीट्यूड लिया तो इधर भी राइट हैंड साइड पर भी तो केवल मैग्नीट्यूड ही बचेगा, वेक्टर हट गया। ठीक है, क्या हुआ, क्लियर है इतना। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, ये इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तो अगर मैंने इस तरफ मैग्नीट्यूड ले लिया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया, तो यहाँ बचेगा ए बी साइन थीटा, एन कैप हट जाएगा, बस वेक्टर हट गया। क्योंकि इस तरफ मैंने मैग्नीट्यूड ले लिया तो फिर इस तरफ भी मैग्नीट्यूड ही बचेगा, वेक्टर तो हट जाएगा। समझ गए। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला, 3√3। चलिए जी, ये जो ए बी है, ए कितना है √6, बी कितना है √6 इंटू साइन थीटा। अब क्या करो, साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन √6 इंटू √6 तो 6 हो गया, तो 3 1 3 3 2 6, ये √3/2 हो गया। मैं जान गया हूँ कि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, लेकिन मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी ही नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए √3/2, वो मेरे पास आ गई, बहुत है। अब चलते हैं आगे। मुझे तो यूनिट वेक्टर निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, मतलब मेरा फोकस सारा का सारा एन कैप पर होना चाहिए। तो साइन थीटा निकालने के लिए, साइन थीटा निकालने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इसका मैग्नीट्यूड लिया था। अब मैं इक्वेशन 1 में आता हूँ, पुट दीज वैल्यूज इन, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इन वैल्यूज को इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारे पास, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू क्या आई थी बेटा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की पूछ रहा हूँ, मॉडुलस की नहीं। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सॉल्व करके आया था 3i - 3j - 3k, 3i - 3j - 3k, ब्रैकेट में डाल दो इसको, इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो ए क्या है, जो मैग्नीट्यूड आया था, ए कितना आया था √6, बी कितना आया था √6, √6 इंटू √6। ठीक है, और जो हमारा साइन थीटा आया था वो कितना आया था √3/2।
√3/2 इंटू एन कैप। ठीक है, इसको ऐसे ही छोड़ो अभी, 3i माइनस 3j माइनस 3k। √6 इंटू √6 क्या हो गया, 6 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 इंटू एन कैप, तो 2 3 6, ये बन गया 3√3। तो क्लियरली एन कैप क्या हो जाएगा, ये जो 3√3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। तो 3i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3k कैप अपॉन 3√3। इनको स्प्लिट करके लिख लो, एन कैप इज इक्वल टू 3i कैप अपॉन 3√3 माइनस 3j कैप अपॉन 3√3 और माइनस 3k कैप अपॉन 3√3। 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ भी 3 से 3 कैंसिल। तो एन कैप इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/√3 इंटू आई कैप। ठीक है, और -1/√3 इंटू जे कैप, और फिर अगेन -1/√3 इंटू के कैप। ये एन कैप आ गया हमारा यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर। आ गया समझ में? बताइए बेटा, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? पार्थ, यश, लक्ष्य, यस सर, क्लियर है। आस्था, अंश, Yes, sir. दिवस, चलें आगे? यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो पोर्शन है ना आपका जो वेक्टर्स वाला है, आप ये देखेंगे कि ट्वेल्थ क्लास में भी जब आप पहुंचोगे तो ट्वेल्थ क्लास में जो मैथ्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे इस बार आप एनसीईआरटी की बुक अगर आप देखेंगे तो एक ही बुक है, ट्वेल्थ क्लास में दो बुक्स है। तो उसमें जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट में मैथ्स वाले बच्चों को एडेड एडवांटेज ये मिल जाएगा कि ये जो मोशन इन अ प्लेन है यही पूरा चैप्टर छाप रखा है, वहां पर पूरी एक यूनिट है और 12 नंबर की यूनिट आती है। ये स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट बहुत आते हैं उसमें। ठीक है ना? हाँ, मैथ्स में आते हैं। अभी तो आपको लग ही रहा होगा, पिछली काफी क्लासेस से आपको ये लग ही रहा होगा कि ये तो जितनी भी हमारी चीजें चल रही हैं, अभी फिजिक्स क्या है इसमें, फिजिक्स वाला बहुत कम चल रहा है। आगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, मतलब आगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। खैर चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बताओ। तो वो जो नया सिलेबस आया है उसमें कोई टॉपिक्स कटे हैं क्या इस चैप्टर से? टॉपिक कटे हैं, टॉपिक कटे हैं, मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, उसी हिसाब से चलेंगे अब हम, जो हमारा नया सिलेबस आया ना उसी के हिसाब से। ओके सर। हाँ, तो वो जो काम का नहीं है वो मैं करवाऊंगा ही नहीं। कई टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो कट गए हैं, लेकिन वो टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो आपको नेक्स्ट किसी ना किसी चैप्टर में काम आएंगे, तो वो मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है, भले ही वो कट गए हो वो मैं करा दूंगा, लेकिन ज्यादातर जितने भी आपके कटे हैं वो सारे मैं छोड़ के ही चलूंगा। अभी जैसे आपने देखा होगा मैथ्स में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग कर रहे हैं वो फर्स्ट टर्म में नहीं है। देखा कि नहीं? वो फर्स्ट यस टर्म में सर। नहीं है। हाँ, तो उस पर जरा ब्रेक लगाकर और फिर अपना सीक्वेंसेस एंड सीरीज वाला जो पोर्शन है उस पर करेंगे स्टार्ट। ठीक है? लेकिन सर ट्रिग्नोमेट्री इसमें नहीं Sir? आएगा फिजिक्स में? क्या, दोबारा बोलो। सर ट्रिग्नोमेट्री फिजिक्स में यूज नहीं होगा? बहुत कम यूज है, बहुत ही कम यूज है। इतना ही यूज है जैसे हमने देखा साइन थीटा की वैल्यू √3/2 आ गई तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो 10th वाला फंडा भी है, बता सकते हो। तो ज्यादा यूज है नहीं। सर, हाँ जी बोलो। सर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला करवा दो, मेरा 4 को एग्जाम है। चलो, तो तुम्हारी बात मान ली, कॉम्प्लेक्स नंबर ही स्टार्ट करवाऊंगा मैं, बहुत दिनों से कह रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर ही करवाएंगे स्टार्ट। चलिए जी वापस जरा इस पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नोट करेंगे, फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री का भी स्टॉप लगा रहे हो, लेकिन हमारे स्कूल में जो हाफ ईयरली है उसमें तो ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। चलो तो करवा देंगे तुम्हें, क्यों ओके सर। टेंशन ले रहे हो। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7
फिर मैम कह रही थी कि हमारे हाफ ईयरली अलग होंगे और फिर टर्म वन के एग्जाम अलग होंगे। नहीं, ये अभी वो बोल रहे हैं, लेकिन उनको ना अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि वो लेंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। फिर जब टर्म वन में वो आ ही नहीं रहा है, तो टर्म टू की मेहनत फालतू में आपसे इसमें करवाई जाए और फिर टर्म वन की अलग से करवाई जाए, टाइम आपके पास कम बचा हुआ है। भाई जुलाई तो आप समझ लीजिए ना खत्म हो गया। अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने हैं आपके पास। आप ये मानकर चलो, अगर सेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो इन्हें नवंबर के स्टार्टिंग में ही एग्जाम्स करवाने पड़ेंगे। नहीं तो उधर जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के लिए आपको टाइम बहुत कम बचेगा। सर हमारे अगस्त 24 से हाफ ईयरलीज है। अरे वो चलो, वो सब देखी जाएगी। पर मुझे लगता नहीं है कि वो टर्म टू का इसमें जबरदस्ती डालेंगे। इस चीज को तो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत ये लगता हो कि भाई इंटरनल मार्क्स उन्हीं के हाथ में है, तो हम बोलेंगे नहीं, तो इस चीज को तो पेरेंट्स भी बोल सकते हैं भाई टर्म टू का जबरदस्ती टर्म वन में क्यों डाल रहे हो। नहीं लेकिन सर स्कूल वालों ने तो करा ही दिया ना चैप्टर। अरे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्वेल्थ क्लास में अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ट्वेल्थ क्लास में हम ये बताते हैं कि दो बुक्स हैं, फिजिक्स की भी दो बुक्स हैं, मैथ्स की भी दो बुक्स हैं। तो मैथ्स में मुश्किल से जरा सा पोर्शन बचा हुआ है, फर्स्ट टर्म का तो मैंने कंप्लीट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट करा ही दिया है। बहुत ही थोड़ा सा 3 या 4 एक्सरसाइज बची हुई है बस। अब मतलब बाकी सारे बच्चे कह रहे हैं सर इतनी मेहनत कर ली, इतने सारे टॉपिक्स कर लिए, तो हमारे काम के ही नहीं थे। उनमें से 30% टॉपिक्स हमारे काम के ही नहीं थे, वो बेकार थोड़ी जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, फिर भी वो जबरदस्ती अगर करेंगे कि नहीं भाई टर्म टू का लेकिन हमने करा दिया तो हम तो अभी लेंगे, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो अगर ऐसा होता है तो आपकी क्लासेस में अलग से ले लूंगा, करवा दूंगा, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है ना, ओके मुझे सर। बता देना, टाइमली मुझे इन्फॉर्म कर देना कि इतने दिन बचे हुए हैं मेरे एग्जाम्स के, तो मैं उससे पहले आपको चाहे स्पेशली पढ़ाना पड़े मैं करवा दूंगा। ठीक है। यस सर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7। फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ is 7 and which is perpendicular to each of the vectors, and which is perpendicular to each of the vectors, perpendicular to each of the vectors, perpendicular to each of the vectors. A vector is equal to A vector is equal to 2i cap minus 3j cap, 2i cap minus 3j cap plus 6k cap, 2i cap minus 3j cap plus 6k cap, and B vector is equal to I cap plus j cap minus k cap, I cap plus j cap minus k cap। अब यहाँ तो कुछ अलग पूछ लिया इन्होंने। क्या कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, क्या बोला था कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। अब क्या है यूनिट वेक्टर? क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब इन्होंने क्या बोला कि मुझे एक ऐसा वेक्टर बताना है जिसकी लेंथ 7 है एंड विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर्स। ठीक, तो आप क्या करो, आप यूनिट वेक्टर निकालो और यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? यूनिट वेक्टर निकाल के उसमें आप 7 को मल्टीप्लाई कर देना, काम बन जाएगा। आप ये देखो, यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। आप कहोगे जी मैं तो नहीं मानता, तो चलो देखते हैं मानते हो या नहीं मानते। ये इसका एक्स कॉम्पोनेंट है, ये वाई कॉम्पोनेंट है और ये जेड कॉम्पोनेंट है। ठीक है, तो 1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर प्लस -1/√3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इसका? 1 आ जाएगा ना, और मैग्नीट्यूड को ही वेक्टर की लेंथ बोला जाता है। ठीक, वेक्टर प्रोडक्ट के केस में, वेक्टर प्रोडक्ट के केस में जो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसको तो एरिया बोलते हैं, लेकिन जब मैं एक यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो वो तो एक सिंगल वेक्टर है ना, तो उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो उसकी लेंथ ही कहलाता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, यानी कि उसकी लेंथ 1 होती है। करके देखो, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3,
-1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, √1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हो गया 3/3, 3 से 3 कट गया, रिजल्ट क्या आ गया 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 1। इसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अब जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी आ गई 7। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ठीक है। आप इसका एन कैप निकालेंगे और एन कैप जो भी आएगा उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर एन कैप ये आ जाता है तो क्या आएगा वो वैल्यू 7/√3 आई कैप -7/√3 जे कैप -7/√3 के कैप। अगर इस तरीके का कोई भी एन कैप आता तो यहाँ पर आप एन कैप निकालेंगे, एन कैप जो आएगा उसमें 7 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया काम। ठीक है, छोड़ दो। हाँ ठीक है, तो करिएगा इसको। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखेंगे उसी चीज का, आप लोग भी अगर कोई टॉपिक मिस हो जाए या कोई टॉपिक मैं एक्स्ट्रा करा दूं तो मेरे को बता देना कि सर ये सिलेबस में है नहीं। ठीक है ना, चलिए जी, ओके। Thank you, sir. ओके सर